बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स की वर्ल्ड कप स्पेशल ट्रांसमिशन में खुश आमदीद कहता है कि जहाँ पे रोजाना रात 11:03 पर हम वर्ल्ड कप के दौरान इस महफिल को सजाते हैं और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों के बारे में। और जिस तरह आपने प्रोग्राम की इब्तिदा में देखा कि नीदरलैंड ने इस टूर्नामेंट में एक और बड़ा जबरदस्त अपसेट कर दिया। इससे पहले अफगानिस्तान ने अपसेट किया था कि जब उन्होंने इंग्लैंड की एक मजबूत टीम को शिकस्त दी, और आज नीदरलैंड की टीम ने शिकस्त से 2-4 कर दिया साउथ अफ्रीका को। कल जब मैं शो का वाइंड अप कर रहा था उस वक्त मैंने ये कहा था कि रिवेंज गेम होगा साउथ अफ्रीका के लिए। किस तरह टी20 में नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, तो क्या इस मर्तबा साउथ अफ्रीका अपना रिवेंज लेने में कामयाब होगा या नहीं। और इस मर्तबा भी कुछ इस तरह से ही हुआ कि नीदरलैंड ने जो गुज़िश्ता तारीख को दोहरा दिया और एक मजबूत टीम को जो इस टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने में कामयाब हुई थी अगेंस्ट श्रीलंका 426 रन, उस टीम को उन्होंने शिकस्त से 2-4 किया और बड़ी आसानी के साथ उन्होंने डैमेज कर दिया उन उम्मीदों को साउथ अफ्रीका की कि जहां पर वो सेमीफाइनल तक पहुंचने की रसाई हासिल करने की कोशिशें कर रही हैं। क्योंकि अभी काफी मैचेस बाकी हैं, लेकिन उसके बावजूद इस शिकस्त के असरात जो है वो साउथ अफ्रीकन कैंप में तादेर कायम रहेंगे। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से भी, पाकिस्तान से भी जुड़ी कुछ खबरें। हमारे साथ आज एक नए पैनलिस्ट ने ज्वाइन किया, पाकिस्तान के लिए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, एक ऐसे प्लेयर है कि जो जब डोमेस्टिक में खेलने आते थे तो उनके लिए मशहूर है कि अगर उनको पहली ही बॉल लूज बॉल मिलती थी तो उस बॉल पे भी बाउंड्री खेलने से नहीं चूकते थे। पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में कई ऐसे प्लेयर आए जो शायद अपने वक्त से कहीं पहले पैदा हो गए। अगर वो इस दौर में होते तो ना सिर्फ पाकिस्तान सुपर लीग बल्कि दुनिया भर की लीग्स में वो हॉट केक की तरह उनके नाम लिए जाते। और उनमें से ही एक है कि जो अपने वक्त के जबरदस्त मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आजाद साहब ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई। वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू वेरी मच। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक? बहुत अच्छे, आप सुनाए? मैच देखा आपने? बहुत मैच देखा, थोड़ा सा काम किया। मजा आया मैच? कहाँ मजा आया? नहीं आया? कहाँ, साउथ अफ्रीका जैसी टीम हारी है आज, मजा नहीं आया। और मजा नहीं आया। उससे जो बहुत सारी चीजें नजर आई, यादें, पुरानी यादें आ गई। जैसे पाकिस्तान 99 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारा था, ये वही सिनारियो लग रहा था कि जैसे क्या करें कि नीचे वो छोटी वाली, और इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद साउथ अफ्रीका, अब समझ में नहीं आया मैच का मुझे, मगर बहरहाल ये कि अच्छा हुआ मैच जीत गई वो साउथ अफ्रीका। थोड़ा अपसेट हो गया और साउथ अफ्रीका को थोड़ा प्रेशर में आना भी चाहिए था, इसलिए कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी और अब थोड़ा सा मजा आएगा उसको खेलने में, थोड़ा आगे चल के मजा आएगा। ये सईद आजाद साहब का कहना है, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल प्लेयर का। और जो दूसरी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, ये जब शो में नहीं होती हैं तो इनको न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी जो इनके व्यूअर्स हैं वो मिस करते हैं और हमें बड़े मैसेजेस मिलते हैं। हमारी प्रोडक्शन टीम को बड़े मैसेज मिलते हैं, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं फैजान मुस्तफ़ा नकी, उनको भी लोग कहते हैं कि भाई इस शो में इनको ज़रूर होना चाहिए। तो जनाब, आपकी ख्वाहिशों को मद्देनजर रखते हुए आज हमने एक दफ़ा फिर इनको दावत दी है, जहमत दी है, और हमारे साथ एक दफ़ा फिर ये शो का हिस्सा है FM 101 की मकबूल स्पोर्ट्स RJ ज़हरा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम। इतना अच्छा आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं, गेस्ट को वैसे ही खुश कर देते हैं आप। उसके बाद जो मैं करता हूँ वो अच्छा नहीं वो आप फिर बास लोगों के साथ करते हैं, हम तो खुशी रहते हैं। लेकिन मैं आपको मुबारकबाद यहाँ पे देना चाहूंगी और तमाम पाकिस्तानियों के फुटबॉल हम जीत गए 34 साल बाद और सेकंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया वर्ल्ड कप के क्वालिफाई राउंड के लिए जी, तो ये बड़ी खुशी की बात। इस पे हम बात भी करेंगे जनाब। ज़हरा, चूंकि मैंने कहा ना कि स्पोर्ट्स की आर्ज हैं तो क्रिकेट के अलावा भी इनकी दीगर खेलों पे नजर जरा इनसे पूछेंगे। कंबोडिया की टीम और पाकिस्तान की टीम के दरमियान जो ये मैच है खेला गया जहां पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, लेकिन आज वर्ल्ड कप में क्या हुआ उस मैच की जरा समरी पे एक निगाह डालते हैं कि क्या हुआ। जनाब दिखाइए जरा समरी, और फिर सईद आजाद भाई से गुफ्तगू का आगाज करेंगे कि जहां पर ये समरी नीदरलैंड 245 8 विकेटों के नुकसान पर, एडवर्ड्स ने 78 रन की नहीं खेली, 29 रन स्कोर किए। वैंडरमर्व ने जो पहले साउथ अफ्रीका के लिए भी खेलते रहे और IPL में भी वैंडरमर्व खेलते रहे बतौर लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैंगलोर के लिए भी ये खेले। इसके अलावा आर्यन दत्त ने 23 रन की नॉट आउट इनिंग खेली। जैनसन ने जनाब 2-2 विकेटें हासिल की जो साउथ अफ्रीकन दीगर बॉलर थे, और जवाब में मिलर के 43 और 40 रन महाराज के बावजूद यहां पर ये टारगेट पूरा नहीं कर सकी, 207 रन बनाने में कामयाब हुई और 38 रन से यहां पर कामयाबी हासिल कर गई है। जनाब नीदरलैंड की टीम एक बड़ा यहां पे अपसेट है कि जिस टूर्नामेंट में अफगानिस्तान की फतह के बाद ये दूसरा बड़ा अपसेट है इस टूर्नामेंट में। इस मैच को तो मैं बाद में डिस्कस करूंगा। इस टूर्नामेंट में आपको लगता है कि मजीद ऐसे अपसेट और सामने आएंगे? सर, अफगानिस्तान कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इंग्लैंड को हरा देगा, इंग्लैंड को हराया और आज ये सब सामने आया। अली, सबसे बड़ा एडवांटेज देखें, अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, इनको इंडिया खुद, इनको एडवांटेज सबसे ज़्यादा ये है कि हमारी गोरों को मुश्किल होगा पाकिस्तान एशिया में खेलना।
अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ है कि अफगानिस्तान जो मैच जीती, आप ये नहीं कह सकते अफगानिस्तान बड़ी से बड़ी टीम को हरा सकती है, उनकी स्पिन बॉलिंग अच्छी है और वो बिल्कुल मेरिट पे जीती और उनको जीतना भी चाहिए था। उनके स्पेशलिस्ट हैं, उनके T20 प्लेयर भी हैं और सीनियर प्लेयर हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। अफगानिस्तान का तो मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा मैच हुआ और वो जेन्युइन जीती। जहाँ तक रही आज के मैच की बात, आज का मैच कुछ एक तो मैं समझता हूँ कि बारिश होने की वजह से या कम जी हाँ, जिस तरह से विकेटें गिरी हैं, आपको लगता है विकेटें थ्रो भी की हैं, जो स्विच खेलने की कोशिश की है? देखें, विकेटें थ्रो इतनी कैजुअल अप्रोच से साउथ अफ्रीका, मुझे नहीं समझ में आई कि साउथ अफ्रीका ने कितनी कैजुअल अप्रोच से, और मज़ा ये देखें आप, मैच कोई स्टे ही नहीं किया किसी प्लेयर ने, ऐसा लगा ही नहीं कि मुझे ये देखें। अब ये बताएं कि इतनी बड़ी क्रिकेट में जिस तरह से वो खेला है, बिल्कुल ही विकेटें छोड़ के, जैसे लग रहा था कि ये चीज़ें कुछ समझ में नहीं, इतनी बड़ी परफॉर्मेंस देने के बाद भी। मगर बहरहाल ये है कि गोरे हैं, हो सकता है सही है, वर्ल्ड कप है। जैसे हमने देखें, बात बिल्कुल वो करनी चाहिए जैसे हमने बांग्लादेश को 99 में फेवर की थी। बांग्लादेश, हमारे पास वसीम अकरम जैसे प्लेयर थे, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर थे, उसमें हम बांग्लादेश को हमने थोड़ा सा रिलैक्स होकर हमने जितवाया था। हो सकता है ये भी जितवाया हो, इसलिए कि रिलैक्स होकर जितवाया था, ये रिलैक्स हो गए थे इसलिए जीते। देखिए, अब मैं नहीं रिलैक्स, मैं तो कहूंगा कि उसको फेवर किया था हमने 99 में बांग्लादेश को। करना चाहिए इसलिए कि एशिया की टीम वर्ल्ड कप के लिए। अब उसके बाद नहीं, एक देखें, एक होती है चिटिंग, एक होती है फेवरिज्म। फेवरिज्म आप दे दें किसी अच्छी बेहतरी के लिए तो वो अच्छा है, अगर फिक्सिंग थी तो वो तो मैं मुझको मानता ही नहीं है, वो गलत चीज है वो तो। मगर जैसे इन्होंने भी अभी साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से पहले बैटिंग उन्होंने की है नदरलैंड ने, और जिस तरह से उनका एक बैट्समैन के अलावा किसी और बैट्समैन इतना अच्छा नहीं खेला। अगर विकेट में बारिश होने की वजह से, कम स्कोर होने की वजह से इतने रन नहीं करने चाहिए थे जितने रन किए। और जिस तरह से साउथ अफ्रीका ने बारी की, ऐसा लगा टोटली विकेट पिच गीला था। तो ऐसा नहीं होता इतनी बड़ी टीमों के लिए। वो अब 12 ये है कि नदरलैंड जीता है और उसको इस जीत से फायदा होगा, मगर साउथ अफ्रीका को जरूर इस हारने से नुकसान होगा आगे जाके। देखें, क्रिकेट को बहुत गहराई से खेला हूं और बड़े जबरदस्त सिनारियो देखा है, इंटरनेशनल सिनारियो भी देखा है, डोमेस्टिक। इसमें प्रेशर जरूर आता है और इनकी टीम की फॉर्म, लड़कों की फॉर्म जरूर जाती है जब टीम हारती है। तो हो सकता है कि ये मैच हारने की वजह से साउथ अफ्रीका को आगे टफ टाइम मिलेगा। अच्छा, एंड आपको क्या लगता है, क्योंकि हम देख रहे थे कि जो साउथ अफ्रीका के ओपनर थे डी कॉक, ऊपर से रस मिल रहे थे, यहाँ पे ऊपर से रस नहीं मिले तो नीचे बैटिंग हमें जो है वो कोलैप्स होती हुई नजर आई है। देखिए, अगर आपने ये मैच शुरू से देखा है सो आपको ये बड़ा वाज़ेह दिखाई दिया होगा कि जब नेदरलैंड शुरू में खेल रहा था तो 112 पे 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे और उस वक्त हमें ऐसे वो लग रहा था, उसके बाद फिर से विकेट गिर गई, 7 खिलाड़ी आउट हो गए और उस वक्त ऐसा फील हो रहा था मुश्किल से 200 क्रॉस करेंगे। लेकिन और ऐसा हमें फील हुआ एज ए व्यूअर, अगर मैं बात करूँ कि जो शुरू के 35 ओवर हैं या 32 ओवर हैं वो एक अलग टीम खेली, 2 अलग टीम्स, और जो उसके बाद के 9 ओवर्स हैं वो 2 मुख्तलिफ टीम्स खेली। जो लास्ट के 9 ओवर्स हैं उसके अंदर नेदरलैंड के जो उनके विकेट कीपर बैटर हैं और वेंडे मर्व हैं या आर्यान दत्त हैं, उन्होंने इतना अच्छा कमबैक किया। लेकिन उसके अंदर साउथ अफ्रीका ने जो बॉलिंग की है, कोई लाइन एंड लेंथ नहीं, इतने फील्डिंग के लैप्सेस, जो कमेंट्री कर रहे थे वो हैरान हो रहे थे कि ये एकदम से साउथ अफ्रीका को क्या हो गया है। तो यहाँ पे आजाद साहब ने अच्छा पॉइंट मेंशन किया कि हो सकता है कि एकदम से जो रैपिड चेंज इतना आ गया ये वजह बनी हो। और जब आपने बैटिंग की बात की है तो बैटिंग तो साउथ अफ्रीका की स्टैंड कर ही नहीं पाई है। मेरे ख्याल से 12 ओवर में 4 विकेटें उनकी गिर गई थी। सिर्फ जब डेविड मिलर क्रीज पे खड़े हुए थे तब ऐसा फील हुआ कि शायद ये मैच जो है कुछ बने, क्योंकि गैप कम था रन्स का और बॉल्स का। लेकिन उसके बाद वो भी जिस तरह से एक शॉट खेलते हुए आउट हुए, यानी हर बैटर इस तरह से खेल रहा था कि T20 हर एक को जाने की जल्दी थी। ठीक है, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं इस मैच के हवाले से कि जहां पे नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के दरमियान मैच खेला गया और नेदरलैंड ने यहाँ पे 38 रन से कामयाबी हासिल की। ब्रेक लेंगे, लेकिन जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बड़ी जबरदस्त पर्सनालिटी हमें ज्वाइन करेंगे कि जिनका नेदरलैंड की क्रिकेट पे बड़ा गहरा इंपैक्ट है। और जब इंग्लैंड को नेदरलैंड ने शिकस्त दी थी तो उस मैच के वो मैन ऑफ द मैच भी थे। ब्रेक के बाद मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे इस जबरदस्त फतह को जो नीदरलैंड ने हासिल की। और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने कहा था कि जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे पास एक चैंपियन प्लेयर मौजूद होंगे कि जिनका नीदरलैंड की क्रिकेट पे बड़ा गहरा इंपैक्ट है। इस वक्त मुझे ज्वाइन किया नीदरलैंड के साबिक फास्ट बॉलर और क्वालिफाइड कोच मुदस्सर बुखारी ने, जो इस वक्त भी नीदरलैंड में कोचिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। हम इंतहाई मशकूर है कि ड्यूरिंग द कोचिंग उन्होंने हमारे शो के लिए वक्त निकाला, क्योंकि एक ऐसे बॉलर हैं कि जिनके उम्दा स्पेल के जरिए नीदरलैंड ने इंग्लैंड को जो है 2016 के T20 वर्ल्ड कप में शिकस्त से दो चार किया। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस मुदस्सिर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं, सब खैरियत है? बिल्कुल ठीक ठाक। मेरे साथ सईद आजाद साहब मौजूद हैं, एनुस ज़हरा मौजूद हैं। और सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जरा क्वालिफाइंग राउंड से शुरू करते हैं कि नो वन वाज एक्सपेक्टिंग कि नीदरलैंड विल क्वालिफाई फॉर द वर्ल्ड कप। यू हैव डिफीटेड वेस्ट इंडीज एंड श्रीलंका, और उसके बाद आप लोगों ने आज मेरेकल ही कर दिया। वो तो क्वालिफिकेशन जो राउंड से वो तो सबके लिए इक्वल प्लेइंग ग्राउंड था। और आई थिंक कि जो जिम्बाब्वे की कंडीशंस है वो काफी सूटेबल है हॉलैंड के लिए भी। तो और लड़कों ने काफी ज्यादा मेहनत की है उस टाइम पे क्वालिफिकेशंस के लिए, और वो दिन रात यहाँ पे फुल ट्रेनिंग हो रही थी। तो हॉलैंड की टीम को अंडर एस्टिमेट ना करें, उनमें काफी अच्छे प्लेयर्स हैं जो ऑन देयर डे कैन बी द मैच विनर। ठीक है, आज के मैच के बताइए क्या वजह थी? साउथ अफ्रीका बड़ी अंडर प्रेशर नजर आई, गो के स्कोर बोर्ड पे इतने ज्यादा स्कोर भी नहीं थे, 245 रन थे। इसी टूर्नामेंट में साउथ अफ्रीका वर्सेस श्रीलंका 426 रन बना चुकी है, लेकिन आज 245 चेज नहीं कर सकी। आई थिंक इस उनको बहुत ज्यादा प्रेशर गेम थी, क्योंकि आपको शायद याद होगा लास्ट T20 में भी वो हॉलैंड से आ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में क्वालिफाइड सेमीफाइनल में क्वालिफाई किया था। जी जी। तो आई थिंक वन ऑफ दैट रीजन। और हमारे पास जो से नेशनल टीम में अभी डच टीम में जो प्लेयर्स खेलते हैं वो काफी लड़के साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए हैं। जैसे कि नेशनल टीम का जो हेड कोच है वो भी साउथ अफ्रीकन फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है। सो दे आल्सो नो अ लॉट ऑफ द प्लेयर्स हु आर प्लेइंग इन द साउथ अफ्रीकन टीम। तो उनकी जो वीकनेस है, आई थिंक वैसे तो आप क्रेडिट जो हमारे बैट्समैन है और जो बॉलर है उन्होंने डिसिप्लिन से बॉलिंग की है, उनसे नहीं टेक ऑफ कर सकते, मगर जो हमारा कोच और जो एनालिसिस लोग बाकी टीम ने किए हुए थे वो भी बहुत अच्छे हुए हैं। जो प्लान्स बनाए हुए हैं वो एक्सिक्यूट वेरी वेल हुए हैं। तो उसका भी वन ऑफ द मेन रीजन है कि इन्होंने ये 245 डिफेंड किया। ठीक है, अच्छा, वैन डर मर्व जैसे प्लेयर आपके साथ मौजूद हैं जो इन पास्ट साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और भी कई आपके प्लेयर हैं जो साउथ अफ्रीका में डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, इसका कितना एडवांटेज हुआ? इसका बहुत ज्यादा एडवांटेज हुआ है। जैसे कोलन एक्करमैन है, अभी रिसेंटली वो काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, उधर भी कैप्टन है, और ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट उधर साउथ अफ्रीका में भी खेल रहा था। और एंगल ब्रेख्ट है जो सा वो अंडर 19 साउथ अफ्रीका के लिए खेल के अभी आया, अभी वो भी हॉलैंड के लिए खेल रहा है। और ये जो लड़के हैं जो सारे हैं ये काफी अच्छी क्रिकेट साउथ अफ्रीका में खेले हुए हैं, और ये आपस में सब एक दूसरे को जानते भी हैं। तो आपने शायद मैच के दौरान भी देखा होगा कि वो मैक्स डाउट के पास एक पेपर था जिसके ऊपर इन सब प्लेयर्स की कुछ ना कुछ वीकनेस, किधर इनको बॉलिंग करनी है, पूरा प्लान मैनेजमेंट टीम से कोचिंग टीम से उनको मिला हुआ था कि आपने ये ट्राई करनी है। एक्सिक्यूशन तो बॉलर और आगे टीम ने करनी होती है, मगर उनको एक पूरा पैक्ड प्लान मिला हुआ था। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि अब जब आप खेलने के लिए आ रहे थे वर्ल्ड कप, क्योंकि आप कोचिंग से भी वाबस्ता हैं और नीदरलैंड के हॉलैंड के आप स्टार प्लेयर हैं, तो उस वक्त क्या सोच क्या थी नीदरलैंड में? क्या कोई एक आध बड़ा मैच जीत जाएंगे, या आप ये सोच कर कुछ आए हैं कि भाई टॉप 6 में टॉप 4 में क्वालिफाई करने का अज़म लेकर आए? जैसे मैंने आपको पहले बोला कि ये बड़ी टीम्स है, बड़े नेम्स है, मगर इनको हॉलैंड को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये जिम्बाब्वे को हरा के, वेस्ट इंडीज जैसी बड़ी टीम को हरा के क्वालिफाइड हुए हैं। सो देयर इज अ बिग चांस कि हम इंडिया को भी एक्सेप्ट कर सकते हैं, और बाकी टीमों को भी हमारे साथ अच्छा खेलना होगा। जब भी हॉलैंड को चांस मिला, मौका मिला, ये काफी बड़ी टीमों को भी हराने के कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को भी आपने काफी शुरू में इब्तिदा में पाकिस्तान ने भी स्ट्रगल किया, 38 में पाकिस्तान के 3 थे, बाबर आजम जैसी विकेट भी जल्दी हासिल कर ली थी, वो भी अगर पाकिस्तान टीम नहीं संभलती तो एक अपसेट हो सकता था। देयर इज ऑलवेज अ चांस, क्रिकेट इज अ फनी गेम। लोग बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, आप बड़े बड़े प्लेयर्स ला सकते हैं। जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को अभी इजीली इंग्लैंड को बड़ा बहुत बड़ा अपसेट वो भी था। लोग कहते हैं अपसेट है, मगर आप ये जो छोटी टीमें हैं आप इनको अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। ये लोग ज्यादा ईगर हैं बड़ी टीमों से अच्छा परफॉर्म करने के लिए, अच्छा मैचेस जीतने के लिए, और स्पेशली ऑन दिस वर्ल्ड स्टेज दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्रिकेट की क्वालिटी बहुत अच्छी है।
अच्छा मुदस्सिर बताएं कि आप थे या एहसन जमील थे, बड़ा ज़बरदस्त इनका जो इम्पैक्ट रहा है नेदरलैंड की क्रिकेट के हवाले से, और आप दोनों ने बड़ी फतूहात में बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा वाइटल रोल इन पास्ट प्ले किया है। अभी क्या कुछ पाकिस्तानी प्लेयर हैं वहाँ पे, कुछ खेल रहे हैं वहाँ पे पाकिस्तानी क्रिकेटर, और वहाँ पे लीग की क्या सूरत हाल है, स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट क्या है? यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है। आप यहाँ पे जब आप हमारे काफी लोकल फर्स्ट क्लास क्रिकेटर पाकिस्तान के भी और स्पेशली साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड को उनका वीजा इजी लग जाता है, तो वो लोग इधर आके खेलते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो वो हमेशा आगे कहते हैं कि यहाँ की जो लोकल हाईएस्ट लीग है कंपेयर टू अदर कंट्रीज ये बहुत अच्छी है। और अभी भी करंटली भी नेशनल टीम के साथ 2 पाकिस्तानी प्लेयर गए हुए हैं, एक शहराज अहमद और साकिब जुल्फकार, वो दोनों पाकिस्तानी हैं। और यहाँ पे और भी काफी अच्छे लोकल टैलेंटेड यंगस्टर्स हैं जो काफी मेहनत कर रहे हैं, और इंशाल्लाह फ्यूचर में आप देखेंगे कि काफी अच्छा टैलेंट ऊपर आ रहा है। ठीक है, और मुझे अपने हवाले से बताइए कि अब क्रिकेट छोड़ने के बाद आजकल क्या कर रहे हैं, और कोचिंग किस नहज पे कोचिंग कर रहे हैं, किन टीमों की कोचिंग कर रहे हैं? मैं यहाँ पे एक हाईएस्ट लीग का क्लब है, उसका नाम स्पार्टा है, मैं उसका हेड कोच भी हूँ, फुल टाइम कोचिंग करता हूँ उनके लिए भी। पहले उनके लिए मैं खेलता भी था, और अभी 3-4 यंगस्टर्स हैं जिनको मैं ऑफिशियली 1-on-1 सेशन से कोचिंग कर रहा हूँ, और जो नेशनल टीम के सेटअप में इन्वॉल्व हैं और जिनको आगे फ्यूचर ब्राइट नजर आ रहा है, तो उनकी हेल्प कर रहे हैं कि इंशाल्लाह उनको जितना जल्दी हो सके उस लेवल तक रेडी कर सकें कि वो आने वाले कमिंग फ्यू ईयर्स में नेदरलैंड्स को रिप्रेजेंट कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच। मुदस्सिर बुखारी हमारे साथ मौजूद थे, नेदरलैंड के फॉर्मर फास्ट बॉलर और कोच के जो बड़े इनकी फतूहात में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल माजी में प्ले करते रहे। आज हम नेदरलैंड की विक्ट्री के हवाले से बात कर रहे हैं, काफ़ी तफसील से इन्होंने बताया। एक अच्छा साइन है कि मिनोज जिसे हम कहते हैं कि वो आ रहे हैं और वो परफॉर्म कर रहे हैं, और जो बड़ी टीमों को अपसेट कर रहे हैं, पॉइंट टेबल में बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल हो जाती है इससे। बिल्कुल। देखिए अपसेट, मैं ये समझता हूँ जब तक अपसेट टूर्नामेंट में ऐसे ना हो तो टूर्नामेंट की खूबसूरती का भी पता नहीं चलता। इस तरह से अब हर टीम को उठा के देख लें, हम फेवरेट टीम बना लेंगे, मगर अच्छा होता है कि बड़ी टीम अपसेट होना इसलिए अच्छा होता है कि एक तो दुनिया में देखा जा रहा होता है, और ऊपर से वो टीम को भी ऐसे वक्त पे अपसेट हो जाए कि जब वो अभी चांसेस जोन से टॉप 4 में आने के या टॉप सेमीफाइनल में आने के, अगर ऐसी टीमों को झटका लग जाए तो वो टीम उनके लिए भी बेहतर होता है कि परफॉर्मेंस अच्छी होती है। थोड़ा दिल चाह रहा है शरारत कर लूं, 2 दफा करो शरारत में करना आसान से। अच्छा मैं क्विकली बोल लेता हूं, एक अपसेट आपके साथ भी 26 रन पे आउट हो गए थे आप लोग। नहीं सुने, हमारा जो अपसेट नहीं हुआ वो भी ऑनेस्ट, आज तुमने सवाल कर लिया तो मैं बता जल्दी से बता दे। ऑनेस्ट टू गॉड, वो उसमें कप्तान मैं था, ठीक है, गीला विकेट था, सिर्फ यूबीएल का नया ग्राउंड बना था, उसको भी ओब्लाइज करने के लिए एक बोर्ड को, फर्स्ट क्लास का मैच था, इकबाल साहब ने, मैंने मना कर दिया था टॉप, मैं इस विकेट पे मैच नहीं खेलूंगा, मैंने कहा नहीं खेलूंगा, मगर मंसूर अख्तर साहब की स्टेक पे लगी हुई थी बात कि अगर खुदा ना खास्ता कवर की वजह से या पिच की खराब होने की वजह से मैच कैंसिल हो गया, इनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, मैच खराब जाएगा। नहीं, मुझे प्रेशर ऊपर से आया गया कि मैच खेल लो, ठीक है, मैच खेल लो। मैं आखिर टाइम तक नहीं खेला था, और मुझे उसके बाद बड़ा वो करना पड़ा कि जब मैं बड़े ऊपर से बोल रहे हैं आप खेल लो, तो आपने क्यों मना कर रहे थे? चले आज हमने हिस्ट्री को भी रिवील किया, हुआ था, पाकिस्तान का रिकॉर्ड है, ये दुनिया का रिकॉर्ड है। ठीक है, दुनिया का रिकॉर्ड है, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कम तरीन स्कोर। सईद भाई उस मैच में कप्तान थे, इसलिए मैं थोड़ी शरारत की सईद भाई के साथ, लेकिन आज हिस्ट्री को भी इन्होंने थोड़ा क्लियर कर दिया। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद बात करते हैं, मिलते छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात करते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से, लेकिन अब थोड़ी सी बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, क्योंकि नित नए तमाशे, नित नए तजुर्बे, पाकिस्तान क्रिकेट को एक तजुर्बेगाह बना के रख दिया गया है। रोजाना एक नया एक्सपेरिमेंट होता नजर आ रहा है, क्योंकि जनाब हम दुनिया भर में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जिसने कभी क्रिकेट ना खेली हो, वो सिर्फ लैपटॉप में अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करने की वजह से वो पाकिस्तान वो जो है सिलेक्शन कमेटी का मेंबर बन जाए। पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। कहीं दुनिया भर में ऐसा नहीं हुआ कि बैटिंग कंसल्टेंट जिसका हायर कर रहे हैं उसने क्रिकेट में सिर्फ 1 रन बनाया हो। पाकिस्तान
पाकिस्तान में ऐसा हो चुका है। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट चला रहे हैं उन्होंने एक एक दो दो मैच खेले हो, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। कहीं दुनिया में ऐसा नहीं हुआ कि जो आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट के इंतजाम और इंसराम के जिम्मेदार हैं वो उनके खुद कैरियर पे बट्टा बॉलिंग की वजह से पाबंदी लग चुकी हो, पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। और आज एक नई चीज सामने आई है जनाब, गो के फ्रेंचाइज क्रिकेट है, मेरा पैसा मेरी मर्जी, माइट इज राइट, सब कुछ सही है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि पैसा आपका, मर्जी आपकी, फ्रेंचाइज आपकी, लेकिन इसी फ्रेंचाइज क्रिकेट से पाकिस्तान की टीम में सिलेक्शन होता है और इसी में जब आप डैमेज कर देंगे चीजों को तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट को क्या मिलेगा, ये क्या कभी किसी ने सोचा है। आज एक नई पेशरफ सामने आई जनाब कि जिस टीम से शाहनवाज धानी खेलते रहे, जिस टीम से इमरान ताहिर खेले, जिस टीम से मोहम्मद उमर खेले, जिस टीम से ओडियन स्मिथ जैसे बॉलर खेले, जिस टीम से और बॉलर खेले, मोहम्मद अब्बास खेले, माजी में काशिफ भट्टी खेले, मोहम्मद अब्बास खेले मुल्तान सुल्तान से, आज उन्होंने आयरलैंड की जो खातून जो कोच हैं उनको बॉलिंग कोच रख लिया और हिस्ट्री एक नई एक रिवील हो गई। पाकिस्तान में शोएब अख्तर भी नहीं रहा, पाकिस्तान में मोहम्मद शमी भी नहीं रहा, पाकिस्तान में वसीम अकरम भी नहीं रहा, पाकिस्तान में वकार यूनिस भी नहीं रहा, पाकिस्तान में कोई बॉलर ही नहीं रहा कि जिसको जो है वो बतौर बॉलर बॉलिंग कोच जो है वो रखा जाता और खातून प्लेयर को कोच बना के लाया गया है। ये फैसला किस तरह से, ये सईद भाई से पूछेंगे, एनुस ज़हरा से पूछेंगे। पहले से मैं आप बता दें, फिर मैं इनकी तरफ आऊँगा ज़रा, क्योंकि खातून की बातें ज़रा खातून से ही पूछें। लेकिन ये आपको लगता है पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइनिंग फेज में जा रही है कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं है कि मैन की जो कोच है वो खातून प्लेयर है, पाकिस्तान में फास्ट बॉलर खत्म हो गए क्या? यार अली, बात ये कि ये तुमने सवाल ऐसा किया कि इसमें मैं बात करना बहुत चाहता हूँ, बहुत 2000 के बाद से ना पाकिस्तान की क्रिकेट, पाकिस्तान का बोर्ड, पाकिस्तान का स्ट्रक्चर सिर्फ 6 साल के लिए सही हुआ था। मिसबा उल हक जब 2010 में 2016 तक रहा, मिसबा उल हक पे क्रेडिट जाता है कि उसने पाकिस्तान की इज्जत की भी ख्याल किया, प्लेयर भी हफीज़ जैसे और आमिर जैसे बहुत सारे। मगर जब 2010 के बाद ये एलिगेशन लगे, 3-4 लड़के पकड़े गए, ये पकड़ गए, 10 तक तो बहुत गंदी पोजीशन रही। अब जहाँ तक ये बात ये है कि अब जो क्रिकेट ख़राब हुई भी है, अब पाकिस्तान की जो दुनिया में ठीक है प्लेयर बड़े आते हैं, मगर ये फ्रेंचाइज क्रिकेट ने ख़राब की है। मैं ये माली हालत के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से, बिजनेस के हिसाब से, जैसे मुल्क के हालत हैं, वो तो बहुत अच्छा है कि आपको हमने इंडिया से IPL से इम्प्रेस होके हमने क्रिकेट ही T20 पे लाके ख़त्म कर दी। मगर इससे ज़्यादा क्रिकेट और क्या ख़राब होगी, मुझे एक बात बता दो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट बिल्कुल टोटल लॉस हो चुकी है 2016 के बाद, जब से मिसबा गया। इसलिए कि मैं मिसबा गया, जब तक मिसबा था तो हमारे पास जो लॉट थी, हमारे टॉप टेस्ट क्रिकेट में भी टॉप लेवल फर्स्ट क्लास क्रिकेट की परफॉर्मेंस और फर्स्ट क्लास क्रिकेट होती थी। इमरान खान साहब ने आके डिपार्टमेंट बंद कर दिए, उससे बड़ा नुकसान हुआ। फ्रेंचाइज क्रिकेट से हमें फायदा नहीं हुआ, इस मुल्क के नाम को फायदा नहीं हुआ, बहुत नुकसान। इस डिसीजन को किस तरह देखती हैं आपके? पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर हैं और फिर एक खातून, मुझे खातून से एतराज नहीं है, बात ये कि अगर ये उनसे बड़ा नाम होता तो मेरे सर आंखों पे डिसीजन होता। देखिए, ये जो कैथरीन है ये मुल्तान सुल्तान के साथ अभी से नहीं कुछ अरसे से अटैच्ड हैं। उनका जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये पाकिस्तान में पहले विजिट कर चुकी हैं। मोहम्मद इलियास हो गए या अरशद इकबाल हो गए, समीन गुल, उनके साथ काम कर चुकी हैं ये। और क्योंकि ये मुसलसल उनके साथ काम कर रही थी और अब उन्होंने उनको फास्ट बॉलिंग कोच बना दिया है। सो ये उनके पाइपलाइन में तो थी और विजिट भी कर चुकी हैं ये 2 दफ़ा पहले पाकिस्तान का। और इसके अलावा अगर हम देखें तो ये UK की कोई अकेडमी है और इंडिया में भी उनकी कोई आई थिंक पेस फाउंडेशन करके कोई फाउंडेशन है, वहां पे काम जी, तो वहां पे काम ये कर चुकी हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनका कोई बैकग्राउंड नहीं है और मुल्तान सुल्तान के साथ मेरा सवाल देंगे बैकग्राउंड। मेरा सवाल ये है कि यहाँ पे अगर कोई बंदा जिसके पास सॉफ्टवेयर में अच्छा है, उसके पास अगर डाटा है तो उसको सिलेक्टर बनाने से बेहतर कोई और, सवाल सुने, उसको कोई और बेहतर पोजीशन दे देते ना, ठीक है, उसको सिलेक्टर नहीं बनाना चाहिए था। अगर इतना अच्छा ये काम कर रही हैं, ठीक है ना, तो बॉलिंग कोच एक बड़ा ओहदा होता है, बॉलिंग कोच के अपने मसाइल होते हैं। जिन्होंने क्रिकेट खेली वो बात जानते हैं, पाइपलाइन में थी, काम कर रही थी, कोचिंग स्टाफ में थी, वो सब सही है, बट बॉलिंग कोच इज अ बिगर। जब आपकी नेशनल टीम के अंदर एक, आप खुद ही कहते हैं ना, एक मैच खेला हुआ इंसान आपका बैटिंग कोच हो सकता है, आपका कोच हो सकता है, एक रन बनाया हुआ इंसान, तो एक ऐसी बंदी जो कि आयरलैंड से 4 T20 4 ODI खेल चुकी है, दुनिया में मुख्तलिफ जगह पर रिप्रेजेंट कर चुकी है, अप्रूव्ड कोच है, कोचिंग का कोर्स किया हुआ, तो व्हाई नॉट? अच्छा, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी हम ही लोग हैं। एक सेकंड मैं नहीं समझती हूं कि एक फीमेल है तो मेल को वो कोचिंग नहीं कर सकती है। ये क्या बात कर दी आपने? दुनिया में सबसे ज्यादा अक्लमंद, दुनिया में सबसे ज्यादा जीरक, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञानी हम ही लोग हैं। हमें नजर आ गया कि भाई ये लड़की इतना काम कर आई है, हम अपनी फ्रेंचाइज के अंदर बॉलिंग कोच रख लें। बिग बैश में नजर नहीं आया लोगों को, IPL में लोगों को नजर नहीं आया, CPL में लोगों को नजर नहीं आया, 100 में नजर नहीं आया। हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होता है, वहां पे फीमेल्स अटैच्ड होती हैं, वो डिफरेंट शो के अंदर। यहाँ पे आप फास्ट बॉलिंग कोच की बात कर रहे हैं, आप लोग किसी और जगह पे रख लेते, भाई वो काम कर रही हैं उनके
आपको पता है बॉलिंग कोच की कितनी सिग्निफिकेंस होती है? वो पहले भी उनके बॉलर्स के साथ काम कर चुकी है और मैं ये कोई ऐसा उनका बुरा फैसला नहीं है। मैं इनको छोटी मिसाल देता हूं। अभी जब पाकिस्तान की टीम गई है, जब जूनियर एशिया कप खेलने के लिए गई है, एक ट्रेनर है हनीफ मलिक साहब, फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, ठीक है। उन्होंने सारी जिंदगी फ्रेंचाइज क्रिकेट के साथ बतौर ट्रेनर काम किया है, ठीक है, ट्रेनिंग कराते थे, लेकिन उनको बैटिंग कंसल्टेंट बना के भेज दिया गया। अब क्या मैं यहाँ पे ये कहूँ कि वो इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ ट्रेनर थे, वो यूबीएल के साथ ट्रेनर थे, तो उनको बैटिंग कंसल्टेंट सही बनाया गया? देखें, ये लीग क्रिकेट है और लीग क्रिकेट की बुनियाद पे आप इस तरह के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं नहीं समझती कि ये गलत है कोई, अगर गलत होगा तो चेंज हो जाएगा। लेकिन अब आप ये कहना कि फीमेल है आपके पास बड़े फास्ट बॉलर्स हैं आपकी क्रिकेट में, आप कैसी बात करिए? पाकिस्तान जो मेंस क्रिकेट है, फीमेल क्रिकेट में जमीन आसमान का फर्क है। बॉलर्स हैं तो उन्होंने क्या कर दिया भाई? उमर गुल ने क्या कर दिया? आपके फास्ट बॉलर ने, वो किसी को नहीं है, उनका बैकग्राउंड है। इंडिया में बॉबी डार्लिंग भी है, वो भी बन सकती है, वो भी बन सकता है। सकलैन मुश्ताक टीम के साथ आपकी अटैच रहे हैं, आपके तो प्लेयर्स आपके प्लेयर्स स्पिन पे फंस रहे हैं। क्या बताएं उन्होंने? मैं मिला नहीं रही हूं। आप जो बॉबी डॉल की बात कर रहे हैं, आप नहीं मिला रहे क्या? मुझे पता है ना, सकलैन से डॉल्टन बेहतर बताएंगी, आप ये समझ रही हैं? मुश्ताक अहमद इसको टीम के साथ है, मुश्ताक से बेहतर बताएंगी डॉल्टन। क्या है मुझे फ्लावर्स टीम के साथ है, अभी मिसबाह हक का नाम ले रहे थे, वकार यूनुस का नाम ले रहे थे। वकार यूनुस सबसे ज्यादा एंजॉय कर चुके। नहीं, मुझे आप उसका वर्क दिखाएं, क्या किया कंपैरिजन बताएं ना, इनसे बेहतर बताएंगी क्या काम किया है उन्होंने। जो ये कोच बने थे वो क्या कोई उनका फीडबैक आया हो, कोई अच्छा प्रैक्टिकल वर्क आया हो, बड़े आपने जीती टूर्नामेंट। कोचिंग की फील्ड, वो भी फ्रेंचाइज और इतने बड़े बॉलरों के सामने, मैं ये समझता हूं कि देखिए ब्रेन काउंसलिंग कर सकती है, वो ये बता सकती है, मगर वो पोजीशन डिक्लेयर नहीं कर सकती। फास्ट बॉलर की पोजीशन में एक डिफरेंट सिस्टम ही अलग है। ठीक है, चलें जरा वापस आते हैं, इस बहस को जरा कंटिन्यू करते हैं। ब्रेक में मुझे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, जरा मजीद बात करते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले बात कर रहे थे जो आज मैच खेला गया उसके हवाले से, लेकिन साथ साथ जिस तरह मैंने पहले भी कहा और प्राइम इब्तिदा में हमेशा कहता हूं मैं कि वर्ल्ड कप से जुड़ी खबरों को भी हम डिस्कस करते हैं। सौरव गंगुली ने जनाब एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की टीम इन दिनों उस फेज में नजर नहीं आती जो उनके दौर में नजर आती थी, और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान की टीम में जज्बे की कमी नजर आ रही है और इंडिया से हारने के बाद पाकिस्तान की टीम का कम बैक करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। एंड ये 3 स्टेटमेंट सौरव गंगुली से मौसूम है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए, आप मुत्तफिक हैं इन स्टेटमेंट से? अच्छा, पहले जब मैंने ये स्टेटमेंट इससे पहले पढ़ा था तो मैंने इसकी एक ही लाइन पढ़ी थी कि शायद वो कमबैक नहीं कर सकती है, लेकिन अब जो बाकी आपने उनकी वो सारी बातें बताई हैं, जज्बे की कमी है। अच्छा, ये कह चुके हैं पाकिस्तान जो इंडिया के जो मुकाबले इनमें वो चार नहीं रहा, पहले भी वो स्टेटमेंट इस तरह का दे चुके हैं। नहीं तो वो ठीक बात है। अब अगर आप सईद आज़ाद साहब के टाइम के जो खिलाड़ी थे आप इन्हें देखें और अब अगर आप अब हमारे खिलाड़ियों को देखें तो फर्क तो है, जज्बे की कमी भी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि वैसे खिलाड़ी नहीं है कि जैसे पहले थे, अब वो नहीं है खिलाड़ी। तो ये सारी बातें ठीक है। और देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, यही रोहित शर्मा आपकी तारीफ कर रहे थे, यही रवि शास्त्री आपकी तारीफ कर रहे थे, हत्ता कि वो जो बड़े क्या नाम है उनका, वो जिन्होंने एशिया कप में बाबर से बैट मांग लिया था, पता नहीं बड़े वो मशहूर से सहाफ़ी हैं इंडिया के, जी, उन्होंने जो बाबर थे उनसे बैट मांगा था और उन्होंने कहा था मैंने आज तक किसी इंडियन बल्लेबाज से नहीं मांगा, लेकिन मैंने उनसे कहा है। सो काफी मांगते रहे बैट, जी, जडेजा से भी लिया उन्होंने, पता है हिस्ट्री। सो ये आप, लेकिन एक रिस्पेक्ट है ना। अच्छा, जितने वहां के नहीं, यहाँ पे भी कुछ ऐसे हैं जो शर्टें मांग लेते हैं, ग्लव्स मांग लेते हैं, उसी पे आ रही हूँ कि जिस तरह से हम उन लोगों को वो बुरा लगा था बाज लोगों को कि आपको कोहली का बैट का ख्याल नहीं आया, अब बाबर आजम से मांग रहे हैं। तो यहाँ के लोग जब ये कह रहे हैं कि आप मैच हारने के बाद शर्ट साइन क्यों करवा रहे हैं, तो यहाँ के लोगों के जिस बात को वहाँ के लोगों को समझना चाहिए। लेकिन बहरहाल आप ये जो गंगोली की बात कर रहे हैं, सो ज़बानें हमने खुद दी हैं। जब आप परफॉर्म नहीं करोगे, हार्दिक पांड्या भी क्रिटिसाइज करेगा, कुलदीप भी आपको कहेगा, रोहित भी कहेगा, गंगोली भी कहेगा। एक अच्छी परफॉर्मेंस आप दें, सबकी जुबानें बंद हो जाएंगी, लेकिन आपको परफॉर्म करना पड़ेगा ना। उसके लिए खाली कमर्शियल करने से, खाली केक कटिंग सेरेमनीज दिखाने से, खाली साइन लेने से ये मसले हल नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, एक बड़ा जो अभी ये बात करनी है कि अभी वकार यूनुस ने भी कह दिया कि बुमराह को चाहिए कि वो शाहीन को चाहिए कि वो जसप्रीत बुमराह से सीखे, ये स्टेटमेंट सही है?
देखिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा वकार यूनुस ने ऐसी बात क्यों बोली है। उसको इंडिया गए हुए हैं ना? उसको वो बात बोलनी चाहिए जो पाकिस्तान के साथ पिछले 4 सालों से हुई है। हमारी ये तैयारी नहीं है। हम 4 साल से अली, तुम खुद स्पोर्ट्स की फील्ड में हो, तुम खुद क्रिकेटर हो, मुझे बताओ ये मशीन भी आप 4 साल तक एक ही मशीन को चलाते रहे, उसमें भी काम आ जाता है। वर्ल्ड कप की तैयारी मशीनें बदल भी रहे, पता है? हाँ, वर्ल्ड कप की तैयारी की है इंडिया ने, जो एशिया कप में उसने पूरी टीम चेंज कर दी थी। हमने तैयारी ये इंडिया की है कि वर्ल्ड कप से पहले आपने शादियां लड़कों की करा दी। आप इसकी वैल्यू नहीं है। आप मैं छोटी सी मिसाल देता हूं आपको। आप अपने बेटे को डॉक्टर बनाना चाहें और इतना पैसा लगाएं और लास्ट ईयर जब उसका लास्ट ईयर हो तो आप खुद कहेंगे कि बेटा पहले ये पूरा कर ले, फिर उसके बाद तू डॉक्टर बन जाएगा, शादी कर लेना। इतनी तो हमारे यहाँ जितना सुपरस्टार था यार। वर्ल्ड कप कोई आसान है लली, वर्ल्ड कप कोई आसान है? दुनिया पाकिस्तान का नाम लगा हुआ है। पाकिस्तान इसमें आप पाकिस्तान के नाम की वजह से शाहिद अफरीदी या कोई भी प्लेयर है उसके नाम की वजह से आप थोड़ा सब्र कर लो। आपकी फिटनेस लेवल है नहीं। आपको ऑनेस्ट बताऊं, इससे बड़े प्लेयर, जितने बड़े प्लेयरों की हमारी टीम बनी है इस वक्त, आप 15 लड़कों की नाम, 2 साल पहले दुनिया में इनसे अच्छा प्लेयर ही कोई नहीं था। मगर अब तो खत्म हो गए ना। उंगलियों में, शादाब की उंगली में जान नहीं है। आपने कोई टीम खिलाई नहीं, वही लड़के खिलाए जा रहे हो। नवाज को खिलाए, मैं नवाज को बॉलिंग करते हुए देखा। नवाज के डिपार्टमेंट से भी खेले ना। और अब सुन लें आप, ठीक है, अल्लाह ने उसको इज्जत जिस तरह भी दे दी। मेरे डिपार्टमेंट में मैंने ही सिलेक्ट किया था, वो बैट्समैन था। वहां पाकिस्तान टीम में आके को ये बात कह रहा था, जिस तरह पाकिस्तान टीम में आके वो स्पिनर बन गया। ये कौन सी टीम है यार? आपने जब दिल चाहते हैं वो 6-20 लड़के रखे हुए 4 साल से, भाई वो उनकी मशीन सब फ्लॉप हो चुकी है। वो एक्सपीरियंस जरूर है, मगर स्पोर्ट्स में एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। स्पोर्ट्स में जान की जरूरत होती है। जितना जान एनर्जेटिक होता है स्पोर्ट्स में। तो गंगोली सही है कि जज्बे की कमी आ गई है? जज्बे की कमी मैं कह रहा हूं। मुझे अफसोस हो रहा है कि शादाब का एक बॉल ब्रेक नहीं हुआ 3 मैचों में। ठीक है, नवाज एक बॉल उसमें, उसकी बॉल में वो नहीं आ रही, बाइट कहते हैं, ये ब्रेक कहीं पड़ के, वो सीधी बॉल प्रैक्टिस कराया जा रहा है। आपके स्पिनर, आपका एक देखें, आपका नसीम शाह अनफिट हुआ, ठीक है, किस वजह से हुआ? आपकी वजह से हुआ। अगर मिसाल के ये जो अपने हारिस रऊफ है यार, हारिस रऊफ को वकार यूनुस में जमीन आसमान का फर्क है। ये भाग के आता है, बॉल कर देता है। वकार यूनुस करता था, उसकी क्लास थी, स्पीड से कुछ नहीं होता, क्लास वेरिएशन होनी चाहिए। अब इसके साथ ट्रेजेडी है, बेचारा अनफिट हुआ है, वो 2 ओवर करता है। आपने पूरे एशिया कप में, मैं आपको अंदर की खबर दे रहा हूँ, साजिद खान याद आ गया क्या? क्या बात करता है साजिद खान? अंदर की खबर ही देते हैं, अंदर की या कोई जराए बता रहा हूँ साजिद खान की वजह से। कोच ने खास तौर पे मीटिंग में कहा था कि नसीम शाह इससे हसन अफरीदी से 5 से ज्यादा, कंटिन्यू 5 से ज्यादा कहीं भी बॉल नहीं कराना, ये फिट नहीं है। ठीक है, अब बात ये पोजीशन है, आप 2 ओवर कराते नहीं हो, 3 ओवर कराते नहीं हो, पूरा की पूरी टीम आपकी अनफिट है, उंगलियों में जान खत्म हो चुकी है। अब बेचारों को 2 आदमी के पास, आपके पास नंबर है, रिजवान के पास और बाबर के पास, वही परफॉर्म किए जा रहे हैं, किसी के पास नंबर ही नहीं है। आपने पूरे, इससे पहले आपने ओपनर खत्म कर दिए, बाबर आजम और रिजवान को। आपके प्रोग्राम के उससे कह रहा हूं, ये जैसे ही वर्ल्ड कप खत्म हो जाए, बाबर आजम चेयरमैन बन जाए पीसीबी का और रिजवान चीफ सिलेक्टर, इन्हीं को खिलाते हैं। अच्छा, अभी जो इन्होंने बात की है, अभी ये खबरें आ रही हैं कि वहां पे कोई चेस्ट इन्फेक्शन फैल गया, फखर को बुखार हो गया, और भी जो प्लेयर हैं उसामा को बुखार हो गया, अब्दुल्ला शफीक बीमार हो गए। ये वाकई कुछ है ऐसा, आपको लगता है ऐसा है, या रिजर्व को अंदर डालने की कहानी है? देखें, अगर ऐसा है तो बड़े अफसोस की बात है। हम गेट वेल सून नहीं, वो उनको भी तो हुआ था शुभमन गिल को, लेकिन वो पहले हुआ था। हाँ, वो पहले हुआ था। हमारी प्लेयर इतने नाजुक हैं। लेकिन आप ये देखिए, अगर वाकई ये ऐसी बात है कि वो रिजर्व को लेके आना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपकी प्रेजेंट सिलेक्शन थी वो सही नहीं थी, वो गलत थी। जबकि ये बात आप लोगों को पता ही होगी कि जो बाबर हैं वो नाराज हो गए थे जब टीम में तब्दीली की बात की गई थी। तो बाबर ने कहा था मैं कैप्टनसी छोड़ रहा हूँ। फिर इंजमाम उनको अपने घर लेके गए थे, बातचीत हुई थी और कहा था ठीक है जी, हम टीम यही रखेंगे। और जो ज़का अशरफ साहब है, जो अभी फैमिली टूर पे अपनी चचा की बेटी, फूफी की बेटी, पता नहीं वहाँ पे पिक्चर्स बना रहे हैं, रिजवान के बारे में वहाँ पे बातें हो रही हैं, आपके
क्रिकेटर्स के बारे में बातें हो रही हैं, उस बंदे ने एक लफ्ज नहीं कहा, एक स्टेटमेंट उन्होंने नहीं दी। आपका चेयरमैन वहां पे बैठा हुआ है, क्या वो एक स्टेटमेंट नहीं वो दे सकता? और वो जय शाह से मिलने के लिए गए थे ना, वो तो अकेले बैठे हुए थे इनक्लोजर के अंदर, किसी ने मुंह भी नहीं लगाया उन्हें। ये गलत लफ्ज में बोल रही हूँ, लेकिन आप टीम के लिए कर क्या रहे हो? पिक्चर्स बना के घूम फिर के आप वापिस आ गए। बस आपको ये है कि इलेक्शन ना हो जाए। जब आप इस अप्रोच के साथ, इतनी सेल्फिशनेस के साथ, बजाय ये कि ज़का अशरफ कहते भाई वहां पे चेयरमैन हो ना आप, कि ठीक है बाबर आपने तब्दीली नहीं करनी, जाओ, बड़े कैप्टन हैं। उन्होंने कहा, अगर कहा होता तो ये नतीजा होता। क्या बात है, वो ज़का अशरफ है या उनके घर की वो कोई। जरा मैं वापस अभी पाउंटिंग ने कह दिया कि जी इंडिया को भी मुश्किल हो सकती है बांग्लादेश के खिलाफ। आपको लगता है बांग्लादेश इंडिया को हरा सकता है? देखें, मैं नहीं समझता वैसे पॉन्टिंग ने किस नजरिए से बोला है। इस वक्त जितनी इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है और इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बना हुआ है। आप देखें अली, सबसे पहले मैं जो चीज़ देखता हूँ एज ए क्रिकेटर, आप जब कोई भी लड़का 100% आपकी जान मार रहा हो और हर जाते और आते, जैसे कहते हैं ना, स्टाइल पता चल जाता है कितना, बॉडी लैंग्वेज पता चल जाती है कि कितना ये लोग विलिंग है जीतने के लिए। आज आप साउथ अफ्रीका को देखो, आप ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको मुबारकबाद दे रही है और इस तरह से दे रही है कि वेल डन, आगे मेहनत करना। अच्छा, मुबारकबाद पे याद है, मुबारकबाद आपको भी है जनाब, खातून होने के नाते। वो मुल्तान सुल्तान की जो बॉलिंग कोच है वो खातून आ गई हैं, तो बड़ी आप लोग तो बड़े खुश होंगे, है ना? अगर मैं बोलूंगा तो आप लोग फौरन वो औरत कार्ड खेलना शुरू हो जाएंगे। नहीं, औरत कार्ड की बात नहीं है। मैं तो यहाँ पे भाई एक फेयर बात करती हूँ। अब आप ये कहें कि नहीं जी वो मेल हैं, फास्ट बॉलर हैं, तो फीमेल कैसे आ गई है? जो जहाँ पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो वहाँ पे क्यों नहीं आ सकता? नहीं, मैं किया तो कुछ नहीं है ना। ये कैच सही रही है, फेवर सही कर रही है, मगर थोड़ा इनको न्यूट्रल होकर बात करनी चाहिए। फास्ट बॉलर वो भी लड़कियों की बना देती हैं आप कोच, नहीं तो लड़का जब एक मेल फीमेल का बन जाता है तो व्हाई नॉट फीमेल फॉर मेल्स? ये क्या बात हुई? अल्लाह करे कि इतना स्टैंडर्ड फ्रेंचाइज का हो जाए कि जनाब ये पाकिस्तान में शोएब अख्तर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद आसिफ, जितने भी पाकिस्तान में फास्ट बॉलर हैं, सबको एक तरफ रख के कैथरीन डॉल्टन जो है वो इन तमाम मसाइल का जो है इनका स्टैंडर्ड इतना अच्छा हो जाएगा, इनका मसाइल का हल हो जाए। आज के लिए बस इतनी। एनो जरा आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सईद साहब आप हमारे साथ मौजूद थे। कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।